इस ई व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह ई व्याख्यान अल्पकालीन उत्पादन फलन का आरंभिक बिंदु है और इसके अंतर्गत हम अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है और इसके मुख्य तत्वों, मुख्य घटकों, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के बारे में यानी टीपी, एपी और एमपी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद का जो सब्सिक्वेंट ई लेक्चर होगा उसमें अल्पकालीन उत्पादन फलन की 3 अवस्थाओं के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पूर्व के ई व्याख्यान में मैंने आपको, जो कि इस उत्पादन फलन से संबंधित है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उत्पादन क्या है और उत्पादन फलन किसे कहते हैं। मैं पुनः शॉर्ट में याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा कि उत्पादन कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रिया से उत्पन्न तैयार माल या फिर सेवा जो कि विनिमय मूल्य के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, उसे हम उत्पादन कह सकते हैं। और उत्पादन फलन का अर्थ सीधा सा ये लगाया जाता है कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताने वाला फलन उत्पादन फलन कहलाता है। बहुत सरल शब्दों में कह सकते हैं इसे कि उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच में संबंध को बताने वाला फलन या संबंध को स्पष्ट करने वाला फलन उत्पादन फलन कहलाता है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं और सरल तरीके से कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो एक वस्तु की एक निर्धारित मात्रा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन लगाए जाएंगे और उनकी कौन कौन सी मात्राएं किस समय अवधि के लिए लगाई जाएगी, ये इन दोनों के बीच का जो संबंध है, फलनात्मक संबंध है, यही उत्पादन फलन कहलाता है। उत्पादन के साधनों की कौन कौन सी मात्राएं मिलकर उत्पादन की कितनी मात्रा तैयार करती है, निर्मित करती है, यही उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन या फिर उत्पत्ति की मात्रा पर समय तत्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, चाहे उत्पादन की मात्रा हो या फिर लागतें हों। इस पर समय तत्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और समय के आधार पर हम उत्पादन के फलनों को अलग अलग तरीके से बांटकर पढ़ सकते हैं। यद्यपि वर्तमान में हम अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में अति अल्पकाल भी हुआ करता था, जब वस्तुओं का या निर्मित माल का भंडारण नहीं हो पाता था। तो ऐसी स्थिति में एक अति अल्पकाल भी होता था जिसमें केले, दूध या इस तरह का जो उत्पादन या इस तरह की वस्तुएं जिनका एक निर्धारित समय के लिए उत्पादन होता है और समय के भीतर ही उसका उपयोग किया जाता, ठीक है, अन्यथा वो खराब हो जाती है, उसकी पूर्ति खत्म हो जाती है। इस कारण से ऐसी अवधि अति अल्पकाल कहलाती थी। लेकिन वर्तमान में अति अल्पकाल जैसी कल्पना एक तरह से बंद सी हो गई है, समाप्त सी हो गई है, क्योंकि कोई भी वस्तु या सेवा है उसे संरक्षित करके कुछ समय के लिए रखी जा सकती है। अर्थात जब मैंने कहा अभी कि केले या दूध इस तरह का उत्पादन जो कि एक निर्धारित समय के लिए के अंदर ही उसका उपभोग करना पड़ता था, लेकिन अब उसे भी संरक्षित करके या सुरक्षित करके भंडारण करके रखा जा सकता है, फ्रीजर में रखा जा सकता है। अब तो केवल दूध और केले ही नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जिनको बहुत लंबे समय तक फ्रीजर या डी फ्रीज या अन्य भंडारण के तरीकों के माध्यम से बहुत लंबे समय तक उसे संरक्षित करके रखा जा सकता है। इसलिए अभी वर्तमान में 2 काल बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय की 2 जो तत्व हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। उत्पादन फलन पर अल्पकाल और दीर्घकाल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं तथा अन्य परिवर्तनशील साधन कहलाते हैं। यानी कि
काल और दीर्घ काल को यदि हम जो समय तत्व है उत्पादन से संबंधित करके देखते हैं तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो अल्पकाल हो सकता है, दूसरा दीर्घकाल हो सकता है। अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कुछ साधन स्थिर रहते ही रहते हैं और दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। यानी ऐसी अवधि जिसमें सभी साधन बदले जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं, उनकी मात्राओं को बदला जा सकता है या घटाया बढ़ाया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, नए साधन उपयोग में लिए जा सकते हैं, तो ऐसी अवधि दीर्घकाल होती है। लेकिन ऐसी अवधि जिसमें कुछ साधन बदले जा ही नहीं सकते, कुछ साधन तो बदले जा सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन कुछ साधनों को स्थिर मान लिया जाता है या स्थिर रखना पड़ता है, वह अवधि उस समय तक के लिए अल्पकाल कहलाती है। जैसे मशीनरी, भवन या भूमि का किराया, बीमे का प्रीमियम और कुछ इसे उच्च प्रबंधक का वेतन को भी शामिल करते हैं। यानी कि जब कोई उत्पादन इकाई आरंभ की जाती है तो एक जमीन या भवन किराए पर लेनी पड़ती है या फिर स्वयं का है तो उसके ऊपर स्थापित करने के लिए उस कुछ समय के लिए उसको वहाँ अन्य उत्पादन के लिए वो बाधित हो जाती है, वो एक उत्पादन के लिए फिक्स हो जाती है, तो वो समय अल्पकाल कहलाता है। ठीक इसी तरह से यदि उत्पादन की इकाई आरंभ करने के लिए यदि बीमा करवाया है मशीनों का या फिर उत्पादन जो होगा उसके लिए यदि किसी तरह की कोई खराबी या कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी पे करेगी, तो उसके लिए निर्धारित समय के लिए, मान लेते हैं 1 महीने 1 साल के लिए बीमा करवाया है, तो 1 साल का प्रीमियम भर दिया, अब तो भर दिया, अब उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो खत्म हो गया। यानी इस तरह के जो साधन या इस तरह की जो लागतें होती है वो स्थिर लागतें कहलाती है और इस तरह के साधन होते हैं वो स्थिर साधन कहलाते हैं। तो मशीन, भूमि, भवन का किराया और बीमे की प्रीमियम आदि इस स्थिर साधनों के अंग होते हैं और परिवर्तनशील साधनों में मुख्य रूप से श्रम को लिया जाता है और इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम घटा बढ़ा सकते हैं या उनके स्थान पर दूसरे साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, वो परिवर्तनशील साधन होते हैं। इसलिए इस प्रकार अल्पकाल में दो प्रकार के साधन जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो स्थिर साधन, दूसरे हैं परिवर्तनशील साधन। जब स्थिर साधनों के साथ में परिवर्तनशील साधनों को मिलाया जाता है तो उत्पादन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती है, जिन्हें अल्पकाल में 3 अवस्थाओं के अंतर्गत देखा जाता है या 3 दशाओं में विभक्त करके पढ़ा जाता है, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इन परिस्थितियों में अर्थात अल्पकाल में जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों को मिलाया जाता है तो जो उत्पादन में कमी वृद्धि होती है, उस उत्पादन के टर्मिनोलॉजी को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक कुल उत्पादन, एक सीमांत उत्पादन और एक है औसत उत्पादन। यानी कि टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, फिर औसत उत्पादन का नाम ले लीजिए, भले ही सीमांत उत्पादन लिख दीजिए, जैसा भी हो। औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन। हम यहाँ पे प्रोडक्शन भी कह सकते हैं और आउटपुट भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है दोनों का। लेकिन लिखते समय हम टोटल प्रोडक्शन टीपी लिखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत उत्पत्ति या उत्पादन जिसे हम एमपी लिखेंगे और औसत उत्पादन जिसे हम एपी लिखेंगे। कुल उत्पादन को यदि हम डिस्क्राइब करें, जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है, इससे पूर्व में कुल उत्पादन है क्या, औसत उत्पादन को कैसे परिभाषित किया जाता है और सीमांत उत्पादन को कैसे परिभाषित किया जाता है, उसके बारे में यदि मैं आपको डिस्कस करूं तो इस तरह से कह सकते हैं कि उत्पत्ति के प्रत्येक बिंदु पर समस्त साधनों द्वारा कुल मिलाकर उत्पादित की जाने वाली मात्रा उत्पत्ति की कुल मात्रा कहलाती है। या यूं कह सकते हैं हम इसे उत्पत्ति के साधनों द्वारा मिलकर किसी भी बिंदु या समयावधि में किए गए उत्पादन के कुल योग को कुल उत्पत्ति या टोटल प्रोडक्शन कहा जा सकता है, जिसका हम एक सूत्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। टीपी इज इक्वल टू एमपी की दृष्टि से निकालते हैं तो सभी सीमांत उत्पादनों का यदि जोड़ कर दिया जाए तो वह कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा, जैसे टीपी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टेंस टू एन एम पी आई, यानी कि सब
उत्पादन के समयावधि में सभी सीमांत उत्पत्ति की मात्रा को जोड़ दिया जाए तो कुल उत्पत्ति प्राप्त हो सकती है। और यदि हम एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत उत्पत्ति से निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि औसत उत्पत्ति को यदि लेबर से गुणा कर दिया जाए यानी श्रम की मात्रा से गुणा कर दिया जाए, श्रम की इकाइयों से गुणा कर दिया जाए तो वह कुल उत्पत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से कुल उत्पत्ति निकालने का ये तरीका है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं औसत उत्पादन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन को शॉर्ट में एपी कह सकते हैं। इसे हम यूं समझ सकते हैं, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त औसत उत्पत्ति की मात्रा ही औसत उत्पादन कहलाता है। इसे कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यह परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा होती है अथवा इसे प्रति इकाई उत्पादन भी कहा जा सकता है। और यदि हमें सूत्र के रूप में लिखना है तो ए पी इज इक्वल टू टी पी अपॉन एल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग दिया जाए तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि परिवर्तनशील साधनों के प्रति इकाई प्राप्त होने वाला औसत उत्पादन ही औसत उत्पादन कहलाता है, औसत उत्पत्ति की मात्रा कहलाती है। और तीसरा है सीमांत उत्पत्ति, जिसे हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन में लगाए जाने से प्राप्त उत्पत्ति की मात्रा सीमांत उत्पादन कहलाती है। यदि दूसरे शब्दों में हम देखें तो इस तरह से कह सकते हैं, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में हुई वृद्धि को सीमांत उत्पादन कहा जाता है, या साधन के अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उत्पत्ति में के भंडार में हुआ परिवर्तन ही सीमांत उत्पादन कहलाता है। सीमांत उत्पादन को सीमांत भौतिक उत्पत्ति MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन भी कहा जाता है। यानी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो कुल उत्पत्ति में की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वही सीमांत उत्पत्ति कहलाती है। और इसका सूत्र है MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अब ये TPN और TPN माइनस 1 का मतलब ये है कि जो उत्पत्ति की जो वर्तमान मात्रा है उसमें से कुल उत्पत्ति की जो वर्तमान मात्रा है उसमें से कुल उत्पत्ति की इससे पूर्व के बिंदु की या पूर्व के समयावधि की कुल उत्पत्ति की मात्रा को घटा दिया जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। इस तरह का इसका सूत्र है और इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यदि हमें संख्याएं दी हुई है तो किस प्रकार से हम कुल उत्पत्ति, औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। यह एक टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है। ये टेबल मैंने सामान्य अर्थशास्त्र व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण से लिया है। इसका प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के पेज नंबर 107 में सारणी 7.1